NET 1 में सर मेरे आए थे 137 मार्क्स, अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेक्टेशन से ऊपर 161 आ गए थे। और इस दफ़ा मेरिट थोड़ा डिक्रीज हुआ है। मोस्टली क्वेश्चंस मीडियम लेवल के होते हैं। जब मैं भी तैयारी कर रहा था तो मेरा सबसे ज़्यादा जो मुझे परेशान करती कि NET को अटेम्प्ट किस तरह करना है। जिस तरह मैंने NET 1 दिया था उसके अंदर कॉनिक्स से बहुत ज़्यादा थे, मैंने पढ़ा नहीं था कॉनिक्स को उस टाइम पे। अच्छा, लेकिन जब मैं तैयार करके आया NET 2 में कॉनिक्स, तब सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस आए हुए थे। मैं भी इसलिए अब NET 2 में भी मैंने इंग्लिश की कोई तैयारी नहीं की थी। जिस क्वेश्चंस का मुझे आंसर नहीं आता था मैं चैट GPT में देता था और वो एक नई टेक्निक मुझे देता था। हॉस्टल तो सर इस साल काफ़ी बुरा हुआ है बच्चों के साथ। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज हमारे गेस्ट हैं शौज़ब हैदर साहब और ये 25 बैच के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, इनका फर्स्ट सेमेस्टर है और माशाल्लाह NET के अंदर जब इन्होंने टेस्ट दिया था तो इनकी 58th मेरिट पोजीशन थी। तो इनसे पूछते हैं इनका जर्नी कैसे इन्होंने तैयारी की थी, काफ़ी टिप्स ये शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और ये हॉस्टलाइट भी हैं। अच्छी बात यह है कि जो बंदा यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा हो और साथ हॉस्टल में भी रह रहा हो तो उसको काफ़ी आइडिया हो जाता है कि काफ़ी चीज़ें शेयर करने वाली होती हैं स्टूडेंट से। काफ़ी लोग सर्च कर रहे होते हैं कि हॉस्टल किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता, ओवरऑल नस्ट का कल्चर कैसे है, NET की तैयारी कैसे करनी है और सब कुछ पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम शौज़ब भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत आपका शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, हमें दिया और स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए थैंक यू वेरी मच। कोई मसला नहीं। अच्छा शौज़ब साहब, सबसे पहले आप अगर मुझे बताएं, आपके माशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर हैं और आपकी सिलेक्शन होगी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, उसके लिए बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सर। तो आपने कितने NET दिए थे और सबसे पहले आपके माइंड में नस्ट NET के बारे में कहाँ से आइडिया आया? जब आप मैट्रिक कर रहे थे, FSC कर रहे थे, थोड़ा बैकग्राउंड बताइएगा और कितने NET आपने दिए इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर NET तो मैंने 2 दिए थे, NET 1 और NET 2। और जहाँ तक नस्ट के आइडिया आने की बात है तो वो ना मैट्रिक में मुझे नस्ट का कुछ पता था, ना फर्स्ट ईयर के बाद तक कुछ पता था। अच्छा। जब फर्स्ट ईयर के पेपर्स मैंने दे दिए थे उसके बाद 3 महीने का गैप आता है, तो उसके बाद मेरे भाई ने मुझे गाइड किया था इस हवाले से कि भाई इस तरह की यूनिवर्सिटी है, आपको ट्राई करना चाहिए इसको। तो फर्स्ट ईयर के बाद जो 3 महीने होते हैं मैंने उसके अंदर फुल्स के बारे में रिसर्च की और वहीं से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। अच्छा। मुझे लगा था कि वो जो 3 महीने हैं वहीं पे मेरा दिमाग बन गया कि मैंने नस्ट में जाना है और उसकी तैयारी कैसे करनी है, सारा प्रोसेस किस तरह करना है वो मैंने उन 3 महीनों में प्लान बना लिया था। अच्छा, तो उन 3 महीनों में आपने NET 1 की तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी? सर तैयारी मैंने इस तरह स्टार्ट कर दी थी कि मैं जो भी कोई सेकंड ईयर का टॉपिक पढ़ता था, मैंने एकेडमी ज्वाइन कर दी थी सेकंड ईयर की, तो वो मैं जो भी टॉपिक पढ़ता था वो मैं इसलिए से पढ़ता था कि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हूँ कि मैंने MCQs करने हैं। अच्छा। तो इस तरह मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन प्रॉपर वाली MCQs करना हर टॉपिक है वो उस तरह शुरू नहीं किया था। तो अच्छा, NET 1 से पहले, क्योंकि उसमें फर्स्ट ईयर का काफी पार्ट आ रहा होता है, ऐसे ही। तो NET 1 आपने जब दिया था तो कितनी आपकी तैयारी थी और तैयारी करते कैसे थे ये भी बता दें। सर NET 1 में मेरी तकरीबन फर्स्ट ईयर की थोड़ी बहुत तैयारी थी, फर्स्ट ईयर पढ़ा हुआ था, उसका आइडिया था, वो आराम से कवर हो गया था। सेकंड ईयर क्योंकि मैंने कभी कवर ही पूरा नहीं किया था तो उसकी तैयारी नहीं थी। अच्छा। जो मेन टॉपिक्स है चैप्टर 6 के, चैप्टर 4 के, मैथ चैप्टर 2 के, तो वो तो अभी मैंने तैयार नहीं किया था, इसलिए मुझे सिर्फ चैप्टर फर्स्ट ईयर का सारा आता था। तो उसकी तैयारी मैंने इस तरह की थी कि क्योंकि कॉलेज होता था कि मैं फजर के बाद थोड़ा सा टाइम देता था, फिर मैंने कोई अकेडमी ऐसे ज्वाइन नहीं की हुई थी तो मैं कॉलेज के बाद भी थोड़ा बहुत टाइम इसके लिए निकाल लेता था। तो मतलब कोई प्रॉपर मैंने उसके लिए फर्स्ट NET 1 में प्रॉपर तैयारी नहीं की थी। थोड़ा बहुत यूट्यूब से गाइडेंस ले ली, थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस कर लेता था टॉपिक, तो इस तरह तैयारी करके NET 1 दी, उसकी कोई प्रॉपर तैयारी मेरी नहीं थी। अच्छा, तो NET 1 जब आप अपीयर हुए तो आपका, क्योंकि उसमें मैथ के 100 MCQs होते हैं, फिजिक्स के 60 होते हैं, इंग्लिश के 40 MCQs होते हैं, तो डिफिकल्टी लेवल क्या था और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी NET 1 की, कि जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए आपने दिया था? NET 1 का पर्पस मेरा यही था कि मैंने इसमें पास नहीं करना, बट इससे सिर्फ अपने आप को फेमिलियर करना है विद द प्रोसेस ऑफ द टेस्ट। ठीक है। टेस्ट का फॉर्मेट किस तरह है, टेस्ट में प्रेशर किस तरह हैंडल करना होता है, क्योंकि पहली दफा उस तरह का टेस्ट दे रहा था, बोर्ड सिस्टम से आया हुआ था, वहाँ पे रट्टा मारना होता था। सही है। इधर MCQs करना प्रॉपर, तो वो पहली दफा था, तो ये मैंने प्रैक्टिस पर्पस के लिए दिया था। अच्छा। और इसलिए मैंने इसके लिए ज्यादा तैयारी नहीं थी, मुझे पता था कि मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। तो मैंने जब जिस तरह मैंने सॉल्व कर रहा था, मैं इसमें सिर्फ ये देख रहा था कि मैंने सॉल्व किस तरह करना है, टाइम किस तरह जो है ना मैनेज करना है, तो ये सारा मैंने NET 1 सिर्फ इसीलिए दिया था। तो कितने मार्क्स आपके NET 1 में आए थे? NET 1 में सर मेरे आए थे 137 मार्क्स।
अच्छा माशाल्लाह, आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक थे कि थोड़ा ज्यादा आ गए? थोड़ा ज्यादा मुझे लगता था आगे थे, अच्छा, थोड़े बहुत तुक्के चल गए थे। नेशनल का फायदा ये होता है कि हाँ। आप नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आप हाँ। मार्क कर सकते हो। अच्छा, तो उसका भी थोड़ा बहुत फायदा हो गया था, एक्सपेक्टेशन थोड़े ज्यादा आ गए थे। तो उन्होंने 25 से मेरे सिलेबस भी चेंज किया था, पहले केमिस्ट्री होती थी वो भी खत्म कर दी ऐसी है, थी, ऐसी है। तो आप अप टू डेट थे, यानी आपको पता था पैटर्न क्या है? अच्छा, ये मैंने तैयारी शुरू कर दी थी 3 महीनों में, मैं हाँ। केमिस्ट्री भी पढ़ रहा था। अच्छा, तो दरमियान में मुझे पता चला कि ये अच्छी बात है कि मैं उसके साथ अपना जो वेबसाइट थी उसके साथ फेमिलियर था, तो यूट्यूब चैनल्स भी काफ़ी फॉलो करता था, तो वहाँ से भी अपडेट मिल जाती थी। तो फौरन मुझे अपडेट मिल गई थी कि केमिस्ट्री नहीं है रही अब, ठीक है। और साथ ना ही IQ का पोर्शन है, हाँ, ये भी है। उसका बढ़ा दिया है इन्होंने मैथ्स का। तो मैंने फिर कर दिया था कि अब ना केमिस्ट्री पे फोकस करना है, मैथ्स को ज़्यादा फोकस करना है, फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। अच्छा, तो NET 1 जब आपका रिजल्ट आ गया, क्योंकि 24 आवर में रिजल्ट आ जाता है ना इनका ऐसे ही है वेबसाइट पर, सर। तो फिर आपने NET 2 के लिए किस तरह प्रिपेयर्ड किया अपने आप को? क्या आपने टारगेट सेट किया कि यार अब मैंने इतने नंबर लेने हैं? उसकी क्या स्टोरी है? सर NET 2 में क्योंकि मैंने मोस्टली सिलेबस भी कवर कर लिया था, तो मेरा प्लान था कि अब मैंने बस इसी के अंदर अपने नंबर लेने हैं जितने सिक्योर करना है। तो सिलेबस सारा कवर हो गया, चीज़ें बस अब थोड़ी बहुत और रिवाइज कंसेप्ट और लेना है। तो वो मैंने बस ये सोच लिया था कि मैंने अब इस NET 2 के अंदर जो है ना इसके अंदर करना है। तो जब NET 1 मैंने दे दिया था, मुझे काफ़ी चीज़ें पता चल गई थी कि कहाँ पर ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत है, कहाँ पे किसी को ठीक है इसको थोड़ा बहुत देखने की ज़रूरत है। तो जब NET 1 आप दे देते हो तो पता चल जाता है आपने किन चीज़ों में ज़्यादा मेहनत करनी है और किन चीज़ों में कम मेहनत करनी है। तो NET 2 में क्योंकि मैंने सिलेबस भी कवर कर लिया था, इसलिए मेरा प्लान था कि मैंने अब इसी में ही जाना है। नहीं, स्पेसिफिकली कुछ बताएंगे? बाज़ औक़ात क्योंकि मैथ के 100 नंबर है, तो आपके कितने नंबर आए थे? तो आपने कहा अच्छा यार ये चैप्टर्स में से ज़्यादा पोर्शन आया है, क्योंकि एक चीज़ ये भी होती है ना कि हर रोज़ में 3 टेस्ट हो रहे होते हैं, ऐसी है। और वो एक ही सेशन का एक टेस्ट सेम होता है, ऐसा ही है ना? तो कुछ लोग कहते हैं कि कोनिक से ज़्यादा आ गया, कुछ कहते हैं यार नहीं इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का ज़्यादा आ गया, कुछ कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री का ज़्यादा आ गया। ऐसी है। तो आपने जो 2 टेस्ट दिए, तो वो कुछ बता सकते हैं कि क्या किस तरह की रेशो आई थी, डिफिकल्टी लेवल, किस चैप्टर को ज़्यादा फोकस किया गया था, और आपने अपनी तैयारी की कैसे, वो भी बता दें बाद में। सर मैथ का बेसिकली होता है ऐसे ही है कि वो ऑल्दो कभी कॉनिक्स के कम आ जाए, कॉनिक्स से ज्यादा आ जाए, बट कुछ टॉपिक्स हैं आता उन्हीं में से ही है। अच्छा, कोई ये नहीं है कि बहुत ही डाइवर्स MCQs दे देंगे जिस चैप्टर में आपने फॉर एग्जांपल कोई चैप्टर है जिसमें आपने बोर्ड में भी नहीं किया और वो आपको ज्यादातर एंट्री टेस्ट में पूछा भी नहीं जाता, उसमें से पूछ लेंगे, ऐसे नहीं होता। हाँ हाँ, ये हो सकता है कि इंटीग्रेशन से बहुत ज्यादा MCQs दे दें, हाँ, कॉनिक से कभी इनको कम दे दें। अच्छा। लेकिन आता ही नहीं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं में से ही आता है। अब रेशियो हो सकती है, जैसे मैंने NET 1 दिया था उसके अंदर कॉनिक्स से बहुत ज्यादा थे, मैंने पढ़ा नहीं था कॉनिक्स को उस टाइम पे। अच्छा, लेकिन जब मैं तैयार करके आया NET 2 में कॉनिक्स, तब एक सिर्फ 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे। तो अच्छा। ये होता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आता उन्हीं में से ही है। और जहाँ तक मेरी तैयारी की बात है तो मैंने सारा यूट्यूब से किया। मैंने एक फिजिकल एकेडमी ज्वाइन की थी, बट मुझे उसका कोई फायदा नहीं हुआ। यूट्यूब के अंदर सारा मटेरियल पड़ा है, अगर कोई बच्चा डेडिकेट होकर अपने आप को हार्डवर्क करके जो समझता है कि मैं कर सकता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनसे यूट्यूब से नहीं पढ़ा जाता, तो वो अलग बात है, लेकिन जो स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं मेरे ख्याल में मटेरियल इनफ है, आप आराम से अपनी उसकी NET की तैयारी कर सकते हैं। आप मटेरियल बता भी दें ताकि जो सुनने वालों को पता भी चल जाए कहाँ मटेरियल है, क्योंकि ना जो टिपिकल चीज होती है ना ये मिलने में मुश्किल होती है। यूट्यूब तो सारे कह देते हैं लेकिन कोई टिपिकली बताता नहीं है। आपको कैसे फायदा हुआ, आप बस वो बता दें कि मेरे ख्याल में इन चीजों से, क्योंकि किप्स की बुक्स भी होती हैं, बाकी किताबें आपको मिल जाएंगी, लोग वो भी पढ़ते हैं, तो स्पेसिफिकली कोई बताना चाहें अगर आप बता सकते हैं। सर एक यूट्यूब चैनल है हाशिम ज़िया का, मैथलिक्स पे हाशिम ज़िया, वो बहुत अच्छे हैं। अगर किसी ने जिस तरह मैंने कॉनिक सेक्शन अभी स्कूल में या कॉलेज में कवर नहीं किया था, लेकिन मैंने उनसे पहले ही उनकी वीडियोस देख ली थी, तो वहाँ वो बहुत अच्छा करवाते हैं। सर की कुछ प्लेलिस्ट है कॉनिक सेक्शन के, अगर कॉनिक सेक्शन जिसने करना है स्पेशली प्रैक्टिस करना है, सर की वीडियोस जो है वो बहुत अच्छी हैं उसके हवाले से। मैथलिक्स हो गया, और पास एजुकेशन है, अगर किसी ने सिर्फ देखना है कि सिर्फ ट्रिक्स कैसे होती हैं और ट्रिक्स के जरिए मैं कैसे कर सकता हूँ, तो वो पास एजुकेशन से भी कर सकता है। बाकी यहाँ से आप लेक्चर तो ले लोगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी प्रैक्टिस कैसे करते हो। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है। जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट का खाली कोई फायदा नहीं है। जब तक आप उसको प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं करोगे, तो वो मैं प्रेफर भी यही करता हूँ, स्टूडेंट्स को भी ये एडवाइस करूंगा कि इसकी आप प्रैक्टिस बुक्स सिर्फ ले लें और उसके कॉन्सेप्ट वीडियोस देख के सिर्फ उसके क्वेश्चंस कीजिए। अच्छा, मैंने भी ऐसे किया था। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए भी कोई है प्लेटफॉर्म? फिजिक्स के लिए एक है फिजिक्स इन सेकंड्स, ऑल्दो MD-CAT को पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप उनके लाइव लेक्चर्स में ओल्डेस्ट में जाएंगे तो उन्होंने ना लाइव वीडियोस बनाई हुई हैं, तो तकरीबन वो हर चैप्टर की है। और वो इतना डिटेल्ड उन्होंने पढ़ाया हुआ है एंटी टेस्ट के रिलेटेड, ऑल्दो MD-CAT के लिए, बट क्योंकि हमने तो सारा सिलेबस कवर करना होता है। फिजिक्स इन सेकंड्स है, सर मुदस्सिर ज़िया नाम है। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तानी चैनल है? पाकिस्तानी चैनल है, ठीक है। और उन्होंने बहुत अच्छा कराया हुआ है, बिल्कुल फ्री है। और उन्होंने इवन किप्स के, स्टार्स के
और एक दो और के भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाए हैं मैं। अच्छा। तो वो बहुत ही डिटेल, जिसमें फुल कॉन्सेप्ट लेना है तो वो आई मस्ट रिकमेंड। फिजिक्स अगर किसी ने करनी है फुल कॉन्सेप्चुअल तो उनसे करें। ठीक है, मैंने भी उनसे किया था और कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उनका। और पीछे रहेगी इंग्लिश। इंग्लिश के लिए मैंने खुद तैयारी की है, मैं खुद कहूँगा कि आप तैयारी करें। जिसकी है 4-5 दिन पहले, मैंने भी ये किया था, 4-5 दिन पहले थोड़ी बहुत देख ली थी, क्योंकि इंग्लिश को आप जितना प्रिपेयर कर लो वो कम है। अब आप इंग्लिश के कितने सिनोनिम्स कर लेंगे वो, और वो कुछ भी पूछ सकते हैं। डिक्शनरी आप पूरी तरह याद कर सकते हैं, बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि मैंने NET 1 जब दिया था तो मैंने ये सोच लिया था कि इंग्लिश की तो तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा। मैं भी इसलिए अब NET 2 में भी मैंने इंग्लिश की कोई तैयारी नहीं की थी। 2 दिन पहले सिर्फ थोड़ा बहुत बंदा चीज़ों से फेमिलियर होने के लिए, जिस तरह वो पैराग्राफ से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो करने के लिए, थोड़ी बहुत उसका आइडिया लेने के लिए मैंने बस उसको तैयार कर लिया था। अच्छा। बाकी प्रॉपर इसको टाइम लगाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे ख्याल। तो जब आपने NET 2 में अपीयर हुए तो आपका क्या मींस के एक टारगेट होता है कि यार इतने नंबर तो आप आ ही जाएंगे, इतनी तैयारी मेरी हो गई है, तो एक्सपेक्टेशन क्या थी आपकी और नंबर कितने आए थे आप? एक्सपेक्टेशंस थी 150 प्लस की थी। अच्छा। और पेपर मुझे लगता था थोड़ा मेरा बुरा गया था, लेकिन वही फिर तुक्के वाली बात। अगर आप NET में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो सारे आप कर आते हैं, तो उसमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेक्टेशन से ऊपर 161 आ गए थे। 161 माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीका। अच्छा ये बताएं शौज़ब भाई के जो 161 है उसमें मैथ में आपके 100 में से कितने नंबर थे, फिजिक्स में कितने थे, अगर याद हो तो आपको? मैथ्स में मेरे ख्याल में 100 में से मेरे 84 थे माशाल्लाह, और फिजिक्स में 50 आए थे 60 में से। इंग्लिश में 27-40 में से थे। तैयारी नहीं की थी क्योंकि इतने ही आने थे, लेकिन फिर भी बहुत है माशाल्लाह, तैयारी के बगैर 27 आ गया, और क्या चाहिए। तो यानी जबरदस्त हो गया। अच्छा, आप हाईलाइट करेंगे कि किस किस्म के कोई मुश्किल MCQs आते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि ये नस के पास पेपर के क्वेश्चंस हैं, क्या वाकई वो क्वेश्चंस होते हैं? आपका क्या मानना है? मेरे नहीं ख्याल में वो पास पेपर से ज्यादा आते हैं, क्योंकि इतना बड़ा उनका क्वेश्चन बैंक है, बहुत कम क्वेश्चंस रिपीट होने का चांस होते हैं। अच्छा। जहाँ तक डिफिकल्टी लेवल की बात है, सर हर तरह क्वेश्चन आपको NET में मिलेगा। हाँ। मोस्टली क्वेश्चंस मीडियम लेवल के होते हैं। अच्छा। उसमें मोस्टली ऐसे होता है कि आपने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा, आपको फार्मूला याद है, आपने प्लॉट कर दिया, आंसर आ गया। मोस्टली इस तरह के सवाल होते हैं। ठीक है। कुछ होते हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है कि भाई इसमें कॉन्सेप्ट किस तरह का फार्मूला आएगा, फार्मूला फिर डिवाइस करना पड़ता है उसके लिए। तो कुछ मुश्किल भी होते हैं। 50% आते हैं मीडियम, 30% आते हैं इजी, और 20% डिफिकल्ट लेवल होता है। अच्छा, इसके साथ आप मुझे ये बताएं कि आपकी मेरिट पोजीशन माशाल्लाह 58 है, तो 58 मेरिट पोजीशन जो बनने वाला 75% रोल होता है आपके NET का, और 15% होता है फर्स्ट ईयर का, और 10% होता है मैट्रिक का। जी सर। और आपकी क्या परसेंटेज वगैरह थी, शेयर कीजिएगा जरा। मुझे ज्यादा याद नहीं, लेकिन 83.8 मेरा एग्रीगेट बन रहा था ओवरऑल टोटल मेरे ख्याल में, जो NET का एग्रीगेट है, और फिर 58 मेरी पोजीशन बनी आपकी। तो नहीं, FSC में कितने थे आपकी परसेंटेज? FSC फर्स्ट ईयर में मेरी थी 93% मेरे मार्क्स आए थे माशाल्लाह, क्या तो वो फिर उस वजह से थोड़ा ज्यादा। लेकिन नस्ट का अगर आप NET के अंदर स्कोर कर जाते हो, क्योंकि 75% मैटर ज्यादा करता है, तो अगर आप NET के अंदर ज्यादा स्कोर कर जाते हो तो इतना फर्क नहीं पड़ता आपके FSC में कितने थे, मैट्रिक में कितने। इस दफा सेक्शन थोड़ा ज्यादा बने, लास्ट टाइम 2-3 बनते थे मेरे ख्याल से, 5 सेक्शन बने आप लोगों के। जी सर, इस बार 5 सेक्शन बने, और मोस्टली सेक्शन में 50-50 बचे हैं। 50 हैं स्टूडेंट्स। तो आप मुझे ये बताएं कि सेफ स्कोर कितना है जो अभी लोग अपीयर होंगे NET 1 में, होगा दिसंबर के या नवंबर में होता है मेरे ख्याल में, कब होता है? सर ये अभी आया हमें दिसंबर से शुरू हो जाएगा। हाँ। अभी उनके आप अगर वेबसाइट पर जाएं तो स्केड्यूल अपलोड हो गया उनका 2026 का, तो वो दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे आपके ख्याल में सेफ स्कोर कितना है NET के अंदर, बता कोई गैस कर सकते हैं? सर सेफ स्कोर 150 प्लस सेफ स्कोर है। अब मैं भी CS में मेरे साथ कुछ पढ़े हैं जिन्होंने 140 भी इस दफा स्कोर किया, 144, 145 भी स्कोर किया था, उनका हो गया। और अच्छा। इस दफा मेरिट थोड़ा डिक्रीज हुआ है, बट ये हर साल के लिए नहीं हो सकता अगले साल फिर बढ़ जाए, तो किसी को नहीं पता होता। ठीक है, तो रफली परसेंटेज कितनी होनी चाहिए ओवरऑल सारे मिला के कि यार बंदा आइडिया हो के आपका हो जाएगा? एग्रीगेट कोशिश करें 78 से ज्यादा बने। ठीक है, 78 से ज्यादा एग्रीगेट बनेगा, जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है, लेकिन 78 से कोशिश करें ज्यादा रहे, तो अब आपके सेफ साइड पे आप हो सकते हैं। अच्छा शौज़ब साहब, ये बताएं कि जो अभी फर्स्ट ईयर जिन्होंने अभी कर लिया है, जी सर, क्योंकि अभी तो ज़रा सेकंड ईयर भी स्टार्ट हो गया ना, लेकिन जो अभी फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी हैं उनके पास आगे फिर 3 महीने का छुट्टियां भी आती हैं, समर वेकेशन, लोग उसको जाया कर देते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता कि NET देना है या बाकी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, उनका टेस्ट भी होता है, इंटर टेस्ट, उनकी भी तैयारी करनी है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है जब बच्चा मैट्रिक करता है तो उसको क्या करना चाहिए? सर मैट्रिक जब कर लेता है तो उसको सबसे ज्यादा फोकस FSC पे करना चाहिए। ठीक है, FSC फर्स्ट ईयर पे ट्राई टू स्कोर एज मैक्सिमम एज ही कैन।
हाँ। फर्स्ट ईयर के अंदर जितने ज्यादा नंबर आएंगे उतनी ज्यादा यूनिवर्सिटी के चांसेस उसके ओपन होंगी। ये तो सिर्फ नस्ट है जो 15% फर्स्ट ईयर पे होता है, ये सबसे कम रखती है, सबसे कम रखती है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज आपके फर्स्ट ईयर के नंबर्स के ऊपर डिफाइन हो जाती है कि आप किस किस यूनिवर्सिटी 40% भी होता है, कहीं 45 है, कहीं 50% वेटेज होती है। तो फर्स्ट ईयर का बहुत जितनी अच्छी फर्स्ट ईयर होगी आपकी उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका एडमिशन ज्यादा होगा, एडमिशन भी ज्यादा होगा, और प्लस आपका इंटर टेस्ट में भी नंबर आने का इंटर टेस्ट में भी ऐसे ही होगा। आप जितना ज्यादा आप फर्स्ट ईयर में स्कोर करोगे उतना ज्यादा एग्रीगेट ज्यादा बनेगा, और फिर उतनी आपको एंटी टेस्ट में कम मार्जिन मिल जाता है। एंटी टेस्ट में आप थोड़ा कम भी स्कोर करो, फर्स्ट ईयर में ज्यादा है आपका, फिर वो उसको जो है ना वो इक्वल हो जाता है, तो उतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पर अपनी कोई स्ट्रेटेजी बता दें कि आप कैसे पढ़ते थे? पढ़ता हर किसी की डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है। किसी को सुबह उठ के ज्यादा पढ़ना अच्छा लगता है, कोई रात में ज्यादा पढ़ता है। मेरा भी बस यही था कि मैं यूट्यूब वीडियोस अगर देख लेता था, फ्री बैठा हूँ तो मैं यूट्यूब वीडियोस देख लूंगा, और इसके रिलेटेड मुझे पता है मैंने ये टॉपिक नहीं किया और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मैं बस उसके लेक्चर खोल लूंगा, उसके नोट्स बना लूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने नोट्स लाजमी बनाने हैं। जब आप हैंड नोट्स बनाओगे तो आपको याद होगा कि मैंने कुछ ना कुछ लिखा है। जब आप लिखोगे खुद से तो आपको थोड़ा ना थोड़ा याद रहेगा, यार मैंने कुछ ना कुछ लिखा था, और क्या लिखा था, कुछ ना कुछ माइंड में बैठ जाता है। नोट्स बनाना बहुत कंपलसरी है, नोट्स बनाओगे दिमाग में बैठ जाता है। ज्यादा टाइम दो पढ़ाई को, बस ठीक है। अब अगर बंदा अच्छा टॉपिक करे ना, कंसेप्चुअल भी बंदा तैयार करे, तो एट सम एक्सटेंट थ्योरी भी, स्पेशली जो मैथ में थ्योरी लिखी होती है एक्सरसाइज पहले, वो लाजमी पढ़े यार, उसको काफी इंपॉर्टेंट होती है, और काफी अच्छे नंबर आ सकते हैं अगर थारोली पढ़ा जाए ना। फिर आपको इंटर टेस्ट पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। अगर आपने पढ़ाई बस सिलेक्टिव पढ़ा हुआ है और सिर्फ क्वेश्चन किए हैं, तो फिर बंदा स्ट्रगल ही करता है। अच्छा, यहाँ पर मुझे बताया शौजब भाई, चैट जीपीटी और जो जेमिनी टूल्स हैं, ये स्टूडेंट को तैयारी करने में कितने हेल्प कर सकते हैं? बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जिस क्वेश्चंस का मुझे आंसर नहीं आता था, मैं चैट जीपीटी में देता था, और वो एक नई टेक्निक मुझे देता था। अच्छा, मुझे एक नई अप्रोच मिलती थी, क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है। तो ये आपका माइंड खोलता है, यार क्वेश्चन मेरी ये टेक्निक है, क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है। हो सकता है वो आसान हो और आप उस पर स्विच कर जाओ, उससे ज्यादा क्वेश्चन आपके हो जाए। तो आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आप उसको आपके पास क्वेश्चंस नहीं है करने को, आप चैट जीपीटी को ये टॉपिक है, मुझे क्वेश्चंस को बना के दे, और वो फिर उसके आंसर्स लो, उसके शॉर्ट ट्रिक्स पूछो कैसे सॉल्व किया है। तो हर एक नई टेक्निक, हर एक नया क्वेश्चन आपके लिए, आपके इल्म में मजीद इजाफा करेगा। मेरे ख्याल में एकेडमीज फिजिकली ज्वाइन करने से बजाय बेहतर है कि आप चैट जीपीटी रिसोर्सेज को यूज करो, फ्री हैं, यूट्यूब वीडियोस देखें। मैं अच्छा, मेरी भी डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन की वीडियोस हैं, वैसे वो भी इतनी बुरी नहीं है, उनके पार्ट्स मैंने कंप्लीट किए कोने के अलावा भी, और बाकी भी करूंगा लेटर ऑन। शाहज़ेब भाई, एक चीज मुझे बताएं, आपके नस्ट में ज्यादा लोग अप्लाई करने का एक बैक एंड द माइंड ये भी पॉइंट होता है कि यार मुझे हॉस्टल मिल जाए ना, हॉस्टल की फैसिलिटी मिल जाए। तो इस साल हॉस्टल किन को मिला, क्या क्राइटेरिया था, और आने वाले जो बच्चे हैं जो कि ये प्लान करके आए हैं कि मुझे हॉस्टल मिल जाएगा, कितनी मेरिट पोजीशन होगी, तो ये थोड़ा सा बताना चाहेंगे बच्चों को कि क्राइटेरिया क्या है? हॉस्टल तो सर इस साल काफी बुरा हुआ है बच्चों के साथ। अच्छा, सिर्फ 50 मेल यूजी कैंडिडेट्स को मिला हॉस्टल, इंटरनल हॉस्टल, अंडर ग्रेजुएट यूजी का मतलब 50, सिर्फ 50 स्टूडेंट्स है। बाकी जिसकी मेरिट पोजीशन 12 थी, 6 थी, उनको भी हॉस्टल नहीं मिला। अच्छा, तो ये इस साल क्योंकि ये हुआ कि सीट्स इनके पास कम हो गई थी, तो उन्होंने पहले पिछले साल वालों का एडजस्ट किया, और फिर जितनी सीट्स अवेलेबल थी वो दी हैं सिर्फ जो फ्रेशमैन से। और उसमें भी उन्होंने प्रायोरिटाइज इस तरह किया है कि ऑर्फन वालों को दिया, जो ऑर्फन कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, बलोचिस्तान, सिंध, फाटा वालों को, उनको मिला है। अभी सिर्फ इनको दिया गया, और बाकियों को वेटिंग लिस्ट अलॉट होगी, वेटिंग नंबर अलॉट कर दिया, और उनको भी यही कहा गया कि आप अगले साल आपको मिलेगा। यानी जब ये बैच ग्रेजुएट होगा, जो 21 बैच या 22 बैच अभी चल रहा है, ग्रेजुएट होगा तो जगह बनेगी तो उनको देंगे। यानी जब आप अगले साल जब लोग अप्लाई करेंगे 2026 के लिए किसी भी डिग्री के लिए, तो हॉस्टल मिलने की उम्मीद इन कैटेगरीज के अलावा मुश्किल है। ये पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहे, पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड हैं बच्चों ने। जब एक हफ्ता पहले ही लिस्ट आई थी हॉस्टल वगैरह की, तो बच्चे काफी परेशान हो गए थे क्या करें, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता था कि मोस्टली जो फर्स्ट लिस्ट वाले थे, सेकंड लिस्ट वाले होते थे, उनको मिल जाता था। इस साल बहुत ही कम दिया, तो इसलिए मेंटली प्रिपेयर है कि हॉस्टल शायद ना भी मिले तो बाय H13 में हॉस्टल एक साल के लिए मैनेज करना पड़ेगा, एक साल के लिए मैनेज करना पड़ेगा। आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपकी कैसी लाइफ है, हॉस्टल की यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी है? 3 हफ्ते आपके गुजर गए हैं, चौथा हफ्ता स्टार्ट है, ऐसे ही है ना? तो कैसा फील कर रहे हैं, लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें आप? सर नस्ट का ओवरऑल एक्सपीरियंस तो अभी तक बहुत अच्छा है। बाकी हॉस्टल भी बाकियों से कंपेयर जो सुना था उससे बेटर है मेरे ख्याल में। मेस की फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, वो हाइजीन का सही ख्याल रखा जाता है। अच्छा। और हॉस्टल के रूम्स वगैरह भी रोज़ क्लीन होते हैं, अपना वॉशरूम्स वगैरह क्लीन होते हैं। तो ओवरऑल यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन चलना बहुत पड़ता है।
हाँ, पैदल चलना पड़ता है। बहुत शटल सर्विस भी अवेलेबल है मेरे ख्याल में। शटल सर्विस होती है लेकिन बहुत कम मिलती है। जब चाहिए होती, जब नहीं होती। जब चाहिए होती तब नहीं मिलती, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो ओवरऑल नश का एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। हाँ, मेरे ख्याल में सही डिसीजन था यहाँ पर आने का। अच्छा, गर्ल्स के लिए भी सेम हॉस्टल क्राइटेरिया था कि उनको मिल जाता है? गर्ल्स को इस दफा ज्यादा, मेरे ख्याल में शायद उनकी सीट्स ज्यादा अवेलेबल थी, इससे ज्यादा मिला उनको। हाँ, तकरीबन कोई 330 समथिंग गर्ल्स को मिला है। तो गर्ल्स के लिए शायद अगले साल में भी ना हो, तो कुछ कोई कहा नहीं जा सकता कि लाजमी मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी लक कैसी है। अच्छा, इस पे भी डिपेंड करता है, ओवरऑल सीट्स कितनी है, तो इस पे डिपेंड करता है। कोई और ऐसा पॉइंट हो जो आप स्टूडेंट्स को बताना चाहें? जब आप भी स्टूडेंट थे तो ज़ाहिर बंदा चाहता है यार ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाए जो कहीं अवेलेबल नहीं होती, या बाज़ औक़ात बंदा पूछना चाहता है तो रेलेवेंट पर्सन मिलता नहीं है जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कोई ऐसा पॉइंट जो आपके माइंड में हो कि यार जो बच्चों के ज़हन में होता है जब FSC कर रहा होता है कि अब NET देने के लिए भी देखें कितना ट्रैवल, आपको मुल्तान से ट्रैवल करके आना पड़ता था, तो ये भी एक अच्छा खासा पैनिक है ना, ट्रैवल करना है, नींद अपनी खराब करनी है। कोई और पॉइंट शेयर करना चाहें आप? मैं एक स्टूडेंट, जब मैं भी तैयारी कर रहा था तो मुझे मेरा सबसे ज्यादा जो मुझे परेशान करती कि NET को अटेम्प्ट किस तरह करना है। हाँ, जिस तरह हम अगर हम बोर्ड में करें तो पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस करते थे, बाद में लॉन्ग क्वेश्चंस, या शॉर्ट क्वेश्चन जो आते थे वो पहले अटेम्प्ट करते थे। सही तो है। इस तरह इसमें जो मेरी स्ट्रैटेजी थी मेरे ख्याल में, और इस स्ट्रैटेजी को जिसको मैंने अप्लाई किया था, इससे मैंने दोनों NETs में आधे घंटे पहले मैंने कर लिया था। अच्छा, दोनों NETs में मुझे आधे घंटे का टाइम मिल गया था, जिसमें आधे घंटे में मैंने बाद में उसको रिव्यू किए किस तरह के क्वेश्चन है। तो इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारा टाइम नहीं मैनेज हो सका। हाँ, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले इंग्लिश करें। किसी भी क्वेश्चन में जो आपको इंग्लिश, तो फॉर एग्जांपल आपने कौन से उसमें फार्मूला आ जाएगा आपको याद बाद में, तो उसी वक्त जो MCQ आ रहा है उसी को फौरन लगाएं और आगे चले जाएं। स्टूडेंट के पास ऑप्शन होता है कि लिखो तो कौन सा आपने फॉर एग्जांपल सेक्शन में जाना है पहले? उसमें ऑप्शन होता है, इसमें नेस्ट में। अच्छा, नेस्ट NET में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप पहले इंग्लिश करो, मैथ करो, फिजिक्स करो। तो मेरे ख्याल में बेस्ट है आप इंग्लिश से शुरू करें, ठीक है, जल्दी उसको 20 से 25 मिनट में उसको खत्म करें, क्योंकि जो आपको नहीं आता, जिसका मीनिंग आपने वर्ड में सुना ही नहीं है कभी, तो आपको बाद में भी कैसे आ जाएगा। फौरन उसको लगाओ, आगे जाओ, फिर फिजिक्स करो, फिजिक्स में जो पहले आते हैं उसको करो, फिर नेक्स्ट करो, इस तरह फिर एंड में करो अपना मैथ, इस तरह। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो बाद में भी नहीं आएगा, इसलिए उसको अभी लगाओ, उस पर टाइम ज़ाया करने की कोई जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस आते हैं आपको, जिसका थोड़ा बहुत आपको फॉर्मूला भी याद है, उस क्वेश्चंस पर ट्राई करो। फजूल लोग क्वेश्चंस, बच्चे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आता उस पे ऊपर बैठे रहते हैं, टाइम वेस्ट स्टक हो जाता है बंदा, फिर वो टेंशन आगे भी कैरी होती रहती है। बिल्कुल, फिर आपका माइंड भी पैनिक कर जाता है, फिर जो क्वेश्चंस आपको आते भी होते हैं वो भी भूल जाते हैं। 3 घंटे टेस्ट टाइम होता है और 200 MCQs होते हैं। 200 MCQ जैसे। अच्छा, ठीक है, यानी 180 मिनट्स होते हैं और 200 MCQs होते हैं। और इसमें कोई टाइम तो नहीं होता है कि इंग्लिश का इतना टाइम है उसके बाद खत्म हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी सेक्शन को कोई टाइम नहीं, 3 घंटे आपके पास टोटल है, आप एक सेक्शन पर बेशक घंटा लगाएं, 20 मिनट लगाएं, आपकी मर्जी है। अच्छा, और जो टाइम बच भी जाता है उसमें हम दोबारा भी देख सकते हैं MCQs को? इसके अंदर नेक्स्ट के अंदर काफी अच्छा ऑप्शन, आप रिव्यू लगा सकते हो, बाद में उसको चेक, ऑल्दो अगर आपको टाइम खत्म हो गया तो वो आपको काउंट, जो आपने लगाया वो काउंट कर लेंगे, लेकिन अगर आप बाद में चाहते हो कि यार मैं इसको रिव्यू करूं, तो वो रिव्यू हो जाता है। काफी अच्छा। शौज़ा भाई आपका बहुत शुक्रिया। ये शौज़ा हैदर साहब है, मुल्तान से आए हैं, हॉस्टलाइट हैं, कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं। तो इनको बुलाने का, इनवाइट करने का मकसद एक यही था कि यार आप लोग जो कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके आते हैं टेस्ट देने के लिए, इन्होंने देखें 2 NET दिए हैं। NET 1 में 137 स्कोर आया है, NET 2 में 161 आया है। तो इसको यानी इनको 3rd और 4th NET नहीं देना पड़ा, इनका गोल अचीव हो गया। तो आप भी ऐसा करें कि थोड़ी एफर्ट पुट करके अच्छा स्कोर ले लें, और यही टाइम है तैयारी करने का। अगर आप कहें कि हम NET 4 दे देंगे तो उनका वैसे ना डिफिकल्टी लेवल भी ज़्यादा होता है, ठीक है। मैंने कई स्टूडेंट देखे हैं कि उन्हें NET 3 में, NET 2 में नंबर ज़्यादा आते हैं, लेकिन NET 4 में उनके मार्क्स इतने नहीं आ रहे होते, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी को कैश करें, अभी से फोकस करें MCQs पर भी, टॉपिक पर भी, जो पास पेपर हैं अपने बोर्ड्स के वो भी करना स्टार्ट कर दें तो इंशाल्लाह आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो कोई क्वेश्चन रह गया हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, शौज़ा हैदर से रिक्वेस्ट करेंगे, ये भी रिप्लाई कर देंगे इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं की दरखास्त, अल्लाह हाफिज़।